आज हम अनपढ़ बनाए रखने की साजिश पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पाठ पर विस्तार से चर्चा के पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह पाठ एक संपादकीय के रूप में लिखा गया है और सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री राजेंद्र यादव ने 1986 में जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे या उस बजट में जो परेशान करने वाली चीज़ें थीं, जो उद्वेलित करने वाली चीज़ें थीं, उनको इस संपादकीय के माध्यम से उद्घाटित किया। शिक्षार्थियों, बजट में शिक्षा पर कम खर्च दिखाया गया था, जबकि जो विलासिता की वस्तुएं थीं उनके आयात पर शुल्क कम कर दिया गया था। ऐसे बजट को देखकर रचनाकार का हृदय व्यथित होता है और उन्होंने तत्कालीन सरकार की जो नीतियां थीं उन पर कटाक्ष किया, उन पर व्यंग्य किया और भारतीय ज्ञान परंपरा की स्थापना की और यह बताया कि जो पुस्तकों की परंपरा हमारे समाज में रही है उसको अक्षुण्ण बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसी पृष्ठभूमि पर इस पाठ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। राजेंद्र यादव का जन्म 28 अगस्त 1926 को हुआ था। आपने आगरा से शिक्षा प्राप्त की, तत्पश्चात मथुरा, झांसी और कोलकाता में रहने के बाद राजधानी दिल्ली को अपना स्थायी निवास बनाया। उन्होंने कई उपन्यास, कहानियाँ, समीक्षात्मक निबंध और नाटक लिखे। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनके प्रमुख उपन्यास हैं सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात, एक इंच मुस्कान। इसी तरह कहानी संग्रह देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है और समीक्षात्मक निबंध में कहानी स्वरूप और संवेदना, उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति, कांटे की बात। तो इस तरह से इस रचनाकार का जो रचना कर्म है वह बहुत ही व्यापक है और इन्होंने समसामयिक समस्याओं को अपनी लेखनी में उठाया है, जिसका प्रतिबिंब आप इस पाठ में भी देखेंगे। शिक्षार्थियों, इस पाठ के मुख्य उद्देश्य पर बात करते हैं। इसका पहला प्रमुख उद्देश्य है पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित संपादकीय का तात्पर्य स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा, साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। इसके अलावा संपादकीय के जो प्रमुख तत्व होते हैं, विषय वस्तु, समसामयिकता, विवेचनात्मकता, भाषा शैली, उद्देश्य आदि के आधार पर हम इस संपादकीय की विवेचना कर सकेंगे और पाठ के आधार पर यह भी स्पष्ट कर सकेंगे कि किस प्रकार आम लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। इसके साथ ही मानव के विकास में शिक्षा के योगदान को भी स्पष्ट कर सकेंगे और संपादकीय और समाचार में अंतर भी स्पष्ट कर सकेंगे। शिक्षार्थियों, अब इस पाठ को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन चूँकि आप साहित्य और भाषा के विद्यार्थी हैं, इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी, इन दोनों में क्या अंतर होता है। साहित्यिक हिंदी में जो शैलीगत विशेषताएं होती हैं उसमें मुहावरेदार भाषा होती है,
सूक्ति, लोकोक्ति, पद्य आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। और वह प्रयोजनमूलक हिंदी से भिन्न होती है, बल्कि प्रयोजनमूलक हिंदी को अगर देखें तो उसका उपयोग हम सरकारी पत्राचार, संक्षेपण, संपादकीय, बैंक की गतिविधियों के निपटान के लिए कामकाजी हिंदी के रूप में करते हैं। अगर हम प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्रों के बारे में बात करें तो उसका पहला क्षेत्र हो सकता है तकनीकी भाषा, जिसका उपयोग हम इंजीनियरिंग, विज्ञान शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि के क्षेत्र में करते हैं। उसके अलावा कार्यालयी हिंदी होती है, जिसको सरकारी कामकाज या प्रशासन में प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद वाणिज्यिक भाषा जो होती है उसका प्रयोग वाणिज्य में और बैंकों में किया जाता है। इसके साथ ही जनसंचारी भाषा, इसका उपयोग पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन और विज्ञापनों में प्रयोग में लाया जाता है। और जो सामाजिक भाषा होती है उसका प्रयोग सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं। और साहित्यिक भाषा, इसका प्रयोग काव्य, नाटक, साहित्य, शास्त्र आदि की भाषा में होता है। तो इस तरह से भाषा के विविध रूप होते हैं और आवश्यकता के अनुसार हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह वास्तव में जनसंचार की भाषा का ही एक रूप है, जिसे हम संपादकीय कहते हैं। तो सबसे पहले हम संपादकीय को समझ लेते हैं। वास्तव में अखबार के बीच के हिस्से में आपने एक पृष्ठ देखा होगा जिस पर खबरें नहीं होती हैं, बल्कि लेख, संपादकीय टिप्पणियाँ, संपादक के नाम पत्र आदि छपे होते हैं। और उसी संपादकीय पृष्ठ के एक हिस्से में उस दिन की जो मुख्य खबरें होती हैं उस पर टिप्पणियाँ की जाती हैं, जिन्हें संपादकीय कहा जाता है। और दूसरी ओर जो साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक जो पत्रिकाएं होती हैं उसके प्रारंभ में भी संपादकीय लिखा जाता है। तो यहाँ जो संपादकीय लिखा गया है वह हंस नामक पत्रिका के प्रारंभ में लिखा गया है। इस संपादकीय को किसी पत्र या पत्रिका का अगर दर्पण कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसे पढ़कर ही पत्र की क्या नीति है और उसमें विभिन्न समस्याओं और घटनाओं पर क्या दृष्टिकोण है इसका पता चलता है। ये अनपढ़ बनाए रखने की साजिश शीर्षक से जो यह संपादकीय प्रकाशित हुआ, यह 1986 में, जैसा कि मैंने बताया, बजट आने के बाद हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। और चूँकि हंस एक साहित्यिक पत्रिका है और राजेंद्र यादव एक बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार रहे, इसलिए उन्होंने शिक्षा और साक्षरता जैसे विषय को व्यंग्यात्मक शैली में यहाँ पे प्रस्तुत किया और यह बताया कि हमारे देश में मनोरंजन, ऐशो आराम और कंप्यूटर जैसे जो बड़े बड़े आधुनिक उपकरण हैं उन पर बेतहाशा खर्च किया जा रहा है, लेकिन ज्ञान प्रसार की जो बुनियादी चीज़ किताब है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी पृष्ठभूमि पर इस संपादकीय का ताना बाना बुना गया है। शिक्षार्थियों, अब हम देखते हैं कि संपादकीय के तत्व क्या होते हैं। क्योंकि संपादकीय चिंतन पर आधारित होता है और उसमें समसामयिक घटना का विवेचन होता है, इसलिए
उसमें जो मुख्य तत्व उभर कर सामने आते हैं वे हैं विषय वस्तु, समसामयिकता, विवेचनात्मकता, दृष्टिकोण की स्पष्टता, भाषा शैली और उद्देश्य। और इन्हीं तत्वों के आधार पर आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं अनपढ़ बनाए रखने की साजिश, उसका विश्लेषण करेंगे। तो पहला तत्व विषय वस्तु है। यह वास्तव में संपादकीय का मूल तत्व है। जैसे आपने कहानी, उपन्यास और नाटक पढ़े होंगे, उसमें कथानक प्रमुख होता है, उसी तरह से यहाँ पे विषय वस्तु प्रधान है। क्योंकि संपादकीय एक संक्षिप्त विधा है, इसलिए इसकी विषय वस्तु में विस्तार नहीं होता, व्यापकता नहीं हो सकती। मुख्य रूप से एक ही विषय को उठाया जाता है और तर्क वितर्क और उदाहरणों की सहायता से उस विषय का विवेचन किया जाता है और बाद में एक निष्कर्ष निकाला जाता है और पाठकों को उस विषय में अपनी राय देने में भी मदद मिलती है। इस पाठ में भी मुख्य रूप से भारत के जो आम लोग हैं उनको साक्षर बनाने में जो बाधाएं आ रही हैं उनका विवेचन किया गया है। और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको मैंने बताया। 1986 के बजट में कागज़ के दाम बढ़ा दिए गए थे, लेकिन पूंजीपतियों और अमीर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो चीज़ें थीं उनके आयात में छूट दे दी गई थी। इस दृष्टि से यह संपादकीय आज की स्थिति में भी प्रासंगिक है। लेखक ने इस सच्चाई को भूमिका में स्पष्ट किया है कि एक ओर आम जनता को पढ़ाने लिखाने के लिए सरकार को आवश्यक धन जुटाने में कठिनाई हो रही है, तो दूसरी ओर विदेशों के जो महंगे उपकरण हैं, विदेशों में महंगे उपकरण जैसे कंप्यूटर के आयात की अनुमति दी जा रही है। इस संपादकीय में विरोधाभास की यही स्थिति स्पष्ट रूप में उभर कर सामने आती है और टेलीविज़न, विज्ञापन, घटिया किताबें, महंगी पत्रिकाएं, विलासिता की सामग्री जैसे अनेक पहलुओं पर लेखक ने चर्चा की है और यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सभा में बैठे लोगों और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की मिली भगत से ऐसी साजिश हो रही है और यह कोशिश की जा रही है कि हमारा समाज शिक्षित न हो सके और यदि शिक्षित हो भी जाए तो वह उपभोक्तावाद और मनोरंजन के जाल में फंसा रहे ताकि उसमें जागृति और चेतना नहीं आ सके। इसी तरह से अगर हम दूसरे बिंदु पर बात करें तो वह है समसामयिकता। शिक्षार्थियों, संपादकीय का विषय कोई ऐसी घटना होती है जो हाल में ही घटी हो या घटने वाली हो। आमतौर पर उसी घटना को विषय बनाया जाता है जिसका संबंध अधिक से अधिक लोगों से हो और जो विषय जितने अधिक लोगों को प्रभावित करता है वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इस आधार पर अगर हम पाठ को देखें तो इसमें भी आम जनता की जो समस्याएं हैं और जो विलासिता वर्ग को तवज्जो दिया जा रहा है, इसके अलावा भारतीय संस्कृति पर जो प्रहार किया जा रहा है, शिक्षा की जो अनदेखी की जा रही है, इन सारे पक्षों को उद्घाटित करने की कोशिश की गई है और शिक्षा की कमी तथा टीवी, वीडियो, कंप्यूटर जैसे जो आयातित चीज़ें हैं उनकी बढ़ती हुई जो ललक है, उस हिसाब से देखा जाए तो
समसामयिक रूप में भी यह आज की भी महत्वपूर्ण समस्या है। भारत में विशेषकर जो हिंदी भाषी पाठक हैं उनके लिए यह विषय काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे देश में जो साक्षरता का प्रतिशत है वह बहुत कम है और जिस समय यह संपादकीय लिखा गया उस समय स्थिति और भी खराब थी। तो साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़कर अगर विलासिता को आगे बढ़ाया जाए, विलासिता को छूट दी जाए, तो यह उपभोक्तावाद की ही शुरुआत है। और आज के समाज में जो स्थितियां हैं वह भी कमोबेश उसी रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। शिक्षार्थियों, जो अगला तत्व है वह है विवेचनात्मकता। संपादकीय में विषय ही स्पष्टता और सुबोधता के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसमें घटना से पहले की स्थिति, उसके संभावित प्रभाव तथा अन्य स्थानों पर इस तरह की घटनाओं की प्रतिक्रिया आदि सभी संदर्भों की बारीक विवेचना की जाती है। और संपादकीय में अपनी राय व्यक्त करते हुए भी विषय या समस्या विशेष के सभी पहलुओं को पाठकों के सामने लाना आवश्यक है। प्रस्तुत संपादकीय विवेचनात्मकता की दृष्टि से भी श्रेष्ठ संपादकीय लेखों की कोटि में शामिल हो सकती है, क्योंकि इसमें विषय का बहुत ही गहराई और विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। बजट में कागज की कीमत की वृद्धि, सामान्य शब्दों में आम लोगों को शिक्षा से वंचित रखने के साथ साथ संस्कृति को भ्रष्ट करने के षड्यंत्र को पहचानना तथा उसकी पृष्ठभूमि, परिणामों और विविध रूपों को साफ साफ बयान करने का प्रमाण है। संपादकीय में मुख्यतः पूंजीवाद के विरोध की ही दृष्टि सामने आई है, परंतु जिस संदर्भ में संपादक ने पूंजीवाद की आलोचना की है उसे देखते हुए यह विश्वसनीय और तर्कसंगत भी लगती है। श्री राजेंद्र यादव ने अपने देश के साथ साथ विदेशी घटनाओं और इतिहास के कई पन्नों को पलटते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि शिक्षा और साक्षरता विकास की पहली सीढ़ियां हैं और सत्ता तथा अधिकार के भूखे लोग आम जनता को इस शक्ति से वंचित करने के प्रयास में लगे रहते हैं। इसी तरह से अगले तत्व को देखें, वह है दृष्टिकोण की स्पष्टता। संपादकीय में विषय के विवेचन, वर्णन तथा विविध पहलुओं के समावेश के साथ साथ एक स्पष्ट राय व्यक्त की जाती है जो जनमत निर्माण में सहायक होती है। और यह राय आलोचना या सराहना जहां अधिक से अधिक पाठकों के हित को ध्यान में रखकर दी जाती है, वहीं उस पत्र विशेष की अपनी नीति को भी स्पष्ट करती है। इस प्रकार संपादकीय टिप्पणी पाठकों को किसी समस्या या विषय विशेष के संदर्भ में पाठकों को रास्ता दिखाने के साथ साथ पत्र के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करती है। आप यदि किसी एक दिन के 4-5 अखबारों को देखें और उसके संपादकीय को पढ़ें तो पाएंगे कि एक ही विषय पर छपे जो अलग अलग संपादकीय हैं उनका दृष्टिकोण अलग है। संपादकीय के इस तत्व की दृष्टि से आज का पाठ एक आदर्श संपादकीय है। इसमें संपादक ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट राय प्रकट की है कि किस तरह देश की जनता का शोषण करने वालों और जनता को जागृति, सूझबूझ और चेतना ला सकने वाली पुस्तकों से
वंचित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। शिक्षार्थियों, अगर हम इसकी भाषा शैली को देखें तो इसकी भाषा चिंतन प्रधान है और इसमें पत्रिका का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से सामने आता है। यह वास्तव में एक मर्यादा में बंधा हुआ है और यह समाचार से अलग विषय की गहराई, दृष्टिकोण की व्यापकता को एक रुचिकर शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास है। क्योंकि संपादकीय में अधिक विस्तार की गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए इसका आकार संक्षिप्त होता है और इसमें अगर लेख की तरह विस्तार दिया जाए तो उसका मापदंड गिर जाएगा। हाँ, लेखक ने कहीं कहीं विषय को स्पष्ट करने के लिए विस्तार दिया है और मानवीय घटने पर लंबे लंबे संपादकीय लिखने की भी परंपरा रही है। शैली की भांति संपादक की भाषा गंभीर होनी चाहिए। कभी कभी हल्के विषय के लिए व्यंग्यपूर्ण, हास्यमयी और चुलबुली भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है और मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाषा में प्रवाह लाती हैं और संपादकीय की भाषा की गुणवत्ता भी बढ़ती है। अगर स्वरूप की तरह भाषा का रूप भी समाचार और संपादकीय को अलग करता है, व्यंग्य का पुट अन्य विधाओं की तरह संपादकीय भाषा को भी रोचक, प्रभावशाली और पठनीय बनाता है। इस संपादकीय की भाषा सुबोध, ओजपूर्ण तथा चुटीली बन पड़ी है, विषय की गंभीरता को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। इसमें व्यंग्य का बहुत जोरदार ढंग से प्रयोग किया गया है। आवश्यकता और अवसर के अनुकूल उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है। संपादकीय का जो अंतिम वाक्य है वह चमत्कार और प्रभाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब यह कहा जाता है कि या खुदा, ये प्रायोजित ना खुदा हमें कहाँ ले जा रहे हैं, तो इस प्रकार लेखक का व्यंग्य कहीं कहीं बहुत ही तीखा हो जाता है। एक उदाहरण देखिए कि अपने ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे जिन्होंने कुछ लोगों को जिंदगी से शिक्षा यानी किताब को एकदम बाहर निकालकर उन्हें सेवा धर्म सिखाया था। तो इस तरह के उदाहरण आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। अगर उद्देश्य की बात करें तो इस संपादकीय को बहुत ही सफल माना जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रारंभ से अंत तक भारतीय परिवेश में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है और आधुनिक युग के जो नए नए उपकरणों तथा परंपरागत रीति रिवाजों की चर्चा करते हुए इसी तथ्य से पाठकों को अवगत कराने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा जैसी अत्यंत आवश्यक चीज़ से आप लोगों को वंचित रखा जा रहा है और सरकार तथा पूंजीपति वर्ग व्यर्थ की ऐसी चीज़ों पर पैसा लगा रहे हैं जिनसे केवल मुट्ठी भर लोगों की स्वार्थ पूर्ति और मनोरंजन होता है। रचनाकार इतिहास, समाज, राजनीति, अर्थनीति और मनोविज्ञान का सहारा लेता है। लेखक ने बताया है कि अच्छी पुस्तकों ने जहां महापुरुषों और अच्छी संस्कृतियों के विकास में मदद दी है, वहीं तानाशाही ने हमेशा किताबें नष्ट करने पर ध्यान दिया है और विज्ञापनों का जाल भी लोगों को सही ज्ञान के रास्ते से भटकाकर मन बहलाव और भोग विलास के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। जब कागज़ की कीमतें महंगी होने लगेंगी तो वह वास्तव में आम जनता को
उपेक्षित करने लगेगी और इसी ओर संपादकीय में लेखक ने मुख्य ध्यान दिलाया है। अगर हम इसके शीर्षक की बात करें तो इसमें बहुत ही सहजता और स्पष्टता यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि थोड़े शब्दों में ही बहुत चुटीले तरीके से अपनी बात को रखा गया है। इस संपादकीय के मूल विषय और उद्देश्य को यहाँ सार्थक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। केवल 5 शब्दों के इस शीर्षक में तीखापन है। यद्यपि इसमें विषयों का उल्लेख हुआ है, परंतु मूल स्वर इस तथ्य को उजागर करना है कि लोगों को शिक्षा से वंचित रखने की साजिश की जा रही है। इससे बचकर जो व्यक्ति साक्षर हो भी जाते हैं, उन्हें अच्छी किताबों से दूर रखने की सुनियोजित षड्यंत्र करने की कोशिश की जाती है। शीर्षक के शब्द सरल, सुबोध और सीधे हैं, किंतु जो साजिश शब्द है वह बहुत ही वजनदार, अर्थपूर्ण और नुकीला है, क्योंकि वह पाठक का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेता है और यही इस संपादकीय की महत्वपूर्ण विशेषता है। शिक्षार्थियों, अगर हम इस पाठ में भाषा प्रयोग को देखें तो हम 2 पक्षों पर यहाँ बात कर रहे हैं। पहला जो ता प्रत्यय है उसको यहाँ बताने की कोशिश की गई है। पाठ का जो पहला वाक्य है, रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जिस देश में पहली कहें या एकमात्र आवश्यकता साक्षरता और शिक्षा है, वहाँ ऐसी दृष्टिहीनता या तो मूर्खता के कारण है या फिर धूर्तता के कारण। यहाँ देखिए, ताप प्रत्यय का प्रयोग कई बार किया गया है। तो हिंदी में उपसर्गों और प्रत्ययों से जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है उसे आपको सीखना चाहिए। और जो दूसरा शब्द निर्माण का स्वरूप है वह है समास के द्वारा कुछ शब्दों को मिलाकर एक पद बना देना। जैसे मशीन के समान मानव, वह हो जाएगा मशीन मानव, या सब में व्यापक है जो, वह हो जाएगा सर्वव्यापक। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर भाषा को सिखाने की भी कोशिश की जा रही है। इस पाठ को अगर संक्षेप में देखें तो पहली बात तो यह है कि यहाँ साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में अंतर को दिखाया गया है। साहित्यिक हिंदी अलंकारिक, लालित्यपूर्ण और मुख्य रूप से कविता और गद्य पर आधारित होती है, जबकि प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का व्यवहारिक पक्ष है, जो मुख्यतः तकनीकी भाषा, कार्यालयी भाषा आदि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि संपादकीय पत्र पत्रिकाओं की वह विधा है जिसमें समसामयिक विषय या समस्या पर चिंतनपूर्ण ढंग से टिप्पणी की जाती है और उसमें पत्र पत्रिका का दृष्टिकोण भी व्यक्त होता है। और तीसरी बात है कि यह जो पाठ है वह विषय वस्तु, समसामयिकता, विवेचनात्मकता आदि जो महत्वपूर्ण संपादकीय के पक्ष हैं उन पर पूरी तरह से खरा उतरता है। इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आम लोगों को शिक्षा से वंचित रखना और पूंजीवादी वर्गों को सहूलियत प्रदान करना, उसे भी यहाँ स्पष्ट किया गया है। भाषा की दृष्टि से भी यह संपादकीय समाचारों से अलग है और संपादकीय का जो शीर्षक है वह भी प्रभावशाली और व्यंग्यपूर्ण बन पड़ा है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, यह संपादकीय राजेंद्र यादव
का एक महत्वपूर्ण संपादकीय है, जिसमें सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया गया है और आम जनता की बात की गई है कि किस तरह से आम जनता को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, और दूसरी ओर विलासिता की जो चीज़ें हैं उन पर छूट देकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। तो यह वास्तव में रचनाकार का दर्द है और आम जनता का भी दर्द है। वास्तव में हमारी जो भारतीय परंपरा रही है उसमें शिक्षा को परिवर्तन का मूल हथियार माना गया है। इसलिए आज भी शिक्षा को प्रश्रय देने की ज़रूरत है ताकि हम समाज में बदलाव ला सकें और एक उन्नत समाज की परिकल्पना कर सकें। तो इसी मुख्य बात को इस संपादकीय में रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि इस पाठ को पढ़ने में आपको बहुत सहूलियत होगी। धन्यवाद।